नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। जय श्री कृष्णा। कैसे हो मित्रों आप लोग? गुड मॉर्निंग दोस्तों। जय श्री कृष्णा। कैसे हो? आज है दोस्तों, आज से आप लोगों की पता है दोस्तों, आज है दोस्तों 13 सितंबर। 13, 14, 15, 16, 17 इन 5 दिनों तक दोस्तों आप लोगों की सुबह और शाम दो दो आपके कोस्टिंग की क्लास चलेगी, यानी करीबन 10 आपके टेस्ट पेपर होंगे, जिनमें आपको दोस्तों 200 से ज़्यादा प्रश्नों को आपको सोल्व कराया जाएगा और 200 से ज़्यादा प्रश्नों के बारे में आपको बात की जाएगी। ये कक्षा दोस्तों सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है, खासकर उन सभी विद्यार्थियों के लिए दोस्तों जो आगामी जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं और कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं। उन सभी विद्यार्थियों के लिए तो ये कक्षा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली। ओके, तो सभी लोग एक बार आ जाइए दोस्तों। गुड मॉर्निंग दोस्तों। जय श्री कृष्णा। ओके, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक बार जुड़ जाइए दोस्तों, एक बार जुड़ जाइए। बस आपके टेस्ट पेपर होंगे जिनमें ओके। दीपिका गुड मॉर्निंग, सोनल साहब गुड मॉर्निंग, हरी, रोशनी, रश्मि वगैरह सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ओके, तो दोस्तों कोस्टिंग को लेकर हम बात करेंगे, कोस्टिंग को लेकर हम बात करने वाले हैं। ओके, आज से हम कोस्टिंग को लेकर बात करेंगे कि कोस्टिंग में किस तरह से थ्योरी, देखो मित्रों आप जानते हो हर एक एग्जाम में थ्योरी के क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। मैं थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों आपको समझाने वाला हूँ। ओके, देखिए सबसे पहला प्रश्न तो एक आपका यही इंपॉर्टेंट है कि परिव्यय, परिव्यय का मतलब है आपके ओवरहेड, ओवरहेड से आशय खर्च की उस राशि जो वास्तविक अथवा काल्पनिक से जो किसी वस्तु विशेष पर की जाती है अथवा उससे संबंधित होती है, ये कहलाती है। तो इसे क्या कहा जाता है, ये अपनी क्या कहलाती है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यही है। तो मित्रों ये कथन जो है वो दिया गया था आपका, इस कथन को देने वाला था दोस्तों, इस कथन में देना आपका कॉस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसको अपन CIM बोलते हैं, CIMA बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है उसके द्वारा ये परिभाषा दी गई थी। उसके द्वारा इसको कहा गया था कि परिव्यय से आशय, परिव्यय का मतलब था जितने भी अपने खर्चे होते हैं, लागत, लागत समझ लो। परिव्यय का मतलब यहाँ पर लागत समझ लो। परिव्यय का मतलब यहाँ था लागत। ओके, कि लागत का मतलब था लागत से आशय उस खर्च से, उस खर्च राशि जो किसी वस्तु विशेष पर अथवा उससे संबंधित होती है उसे लागत कहा जाता है। ये बात दोस्तों CMIS के द्वारा दी गई थी। ये बात आपके माइंड में सेट हो जानी चाहिए। तो इस परिभाषा को देने वाले कौन थे ये आपको पता होना चाहिए। तो क्या आगे साथ ही साथ दोस्तों मैं आपसे एक बात प्रश्न पूछना चाहूंगा दोस्तों। कई बार क्या होता है कि आप लोगों से मैं कुछ प्रैक्टिकल प्रश्न भी देखो ना, आप लोगों का एग्जाम में एक प्रश्न ये जरूर बनता, मैं कई बार देखता हूँ। जैसे मान लो किसी कंपनी की जो एनुअल रिक्वायरमेंट है, पूरे साल भर की रिक्वायरमेंट है, वो मान लो 4000 इकाइयाँ, कितने में तो 4000 इकाइयाँ एक एनुअल रिक्वायरमेंट है। ओके, और यहाँ पर मैं कह दूँ तो उसकी आदेश देने की लागत है, यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर जो है तो आदेश देने की जो लागत है वो 120 रुपये में। तो ओके आगे, और इसकी प्रति इकाई लागत, इस 4000 इकाई की जो प्रति इकाई लागत है, यानी एक वस्तु की जो लागत है मान लो मित्रों वो 20 रुपये है और जो कैरिंग कॉस्ट है वो 10% है। अब आपसे पूछे कि आर्थिक आदेश मात्रा, यानी कैलकुलेट EOQ या अगर EOQ, आपको आर्थिक आदेश मात्रा के बारे में पूछ लिया जाए, बताओ कि इसकी आर्थिक आदेश मात्रा क्या होगी। ऐसा प्रश्न दोस्तों बार बार एग्जाम में आता है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि EOQ क्या होती है। देखो EOQ का मतलब होता है कि आदेश देने की वो मात्रा जहां पर ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों क्या होती है, इक्वल होती है। जहां पर ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों इक्वल होती है वो आदेश देने की मात्रा होती है। और EOQ निकालने का एक सीधा सा सूत्र होता है, वो होता √2 × R/C। यहाँ पर जब देखोगे तो आप देखो रूट में 2 इंटू करोगे, R मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट 4000 करोगे, O मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 120 रुपये, और C का होता कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। तो भाई साहब कैरिंग कॉस्ट आपकी 10% है, तो 20 का 10% अगर आप निकालोगे तो 20 का 10% निकालो 2 आ जाएगा। ये 2 आपके सामने यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, 2 आपके सामने निकल कर यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर जब इसको सोल्व करोगे देखोगे तो लोगों लगभग आ जाएगा आपका 2400 यूनिट। कितने का? तो 2400 यूनिट आप लोगों के सामने निकल गया है, यानी 2400 जो यूनिट है वो आप लोगों के सामने निकल कर आ जाएगी, यानी EOQ की जो मात्रा है। तो अच्छा, तो 2400 नहीं, अच्छा दोस्तों यहाँ पर ये 4000 रुपये प्रति माह है, मैंने गलत कर दिया, 4000 प्रति माह। तो 4000 रुपये प्रति माह, अगर हर महीने की 4000 है तो 12 महीने की कितनी हो जाएगी, 48,000। ओके, 12 महीने की कितनी, 48,000। तो यहाँ पर 2400 यूनिट आ जाएगी, 2400 यूनिट आप लोगों की निकल के आ जाएगी। अगर हर महीने की रिक्वायरमेंट 4000 यूनिट की है,
अगर हर महीने अपन 4,000 यूनिट का अपन रिक्वायरमेंट करते हैं तो पूरे साल भर की रिक्वायरमेंट की 48,000 की। इसका मतलब ये हुआ कि 2400 यूनिट्स जो होती है, अपने 2400 यूनिट्स की जब बात करते हैं तो इन 2400 यूनिट्स के आधार पर अपन यहाँ पर देखेंगे। क्लियर? अब सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। ये तो होगी अपनी एक बात जो मैं आपको समझा चुका और आपको बता दिया। आगे लागत लेखांकन का उद्देश्य, दोस्तों कई बार क्या होता है दोस्तों, लागत लेखांकन के उद्देश्यों को लेकर एक प्रश्न बन जाता है कि एक्चुअल में लागत लेखांकन का उद्देश्य क्या होता है, लागत लेखांकन होता क्या है दोस्तों। ये अपने आप में एक प्रश्न आपका बन जाता है। ओके, और इसका आंसर आपको देना होता है कि लागत लेखांकन का उद्देश्य क्या होता है। देखो, लागत लेखांकन का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट उद्देश्य क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर समझाऊं, वो होता है सबसे पहले आपको कॉस्ट डिटरमाइन करना, कॉस्ट को असेंड करना, यानी कॉस्ट का निर्धारण करना। लागत लेखांकन का सबसे पहला उद्देश्य लागत का निर्धारण करना होता है। लागत का निर्धारण करने के बाद उस लागत को नियंत्रित करना होता है, यानी लागत को कंट्रोल करना होता है। फिर उसके बाद दोस्तों लागत की गणना करना होता है और उसके बाद लागत का न्यूनीकरण करना। फिर अगर चौथे नंबर पूछे लागत को कम करना, लागत न्यूनीकरण करना, यानी कॉस्ट को रिड्यूस करना, कॉस्ट को रिड्यूस करना। कॉस्ट को रिड्यूस करने के बाद दोस्तों उसका विक्रय मूल्य निर्धारण करना, यानी लागत का उस वस्तु का विक्रय मूल्य निर्धारित करना, यानी उसकी वस्तु की कीमत को तय करना। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं। अगर तुमसे कोई केवल इतना सा पूछ ले कि लागत लेखांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो लागत लेखांकन का मुख्य उद्देश्य लागत का निर्धारण करना। और आप जानते हो तो अगर तुमसे कोई पूछे कि लागत के तत्व कौन कौन से होते हैं, तो मित्रों आप कह सकते हो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट की जब बात करते हैं, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट की जब बात करते हैं तो लागत के तत्वों को दोस्तों 3 भागों में बांटा जाता है। लागत के अंदर दोस्तों एक तो आपका सामग्री होता है, कौन होता है, आपका सामग्री होता है, एक आपका श्रम होता है, एक आपका ऊपरी व्यय होता है, यानी व्यय होता है। ओके, आगे तो लागत के तत्वों में दोस्तों 3 तरह के तत्व शामिल होते हैं। इसमें लागत के तत्वों में एक तो मटेरियल को शामिल किया जाता है, लागत के तत्वों में दोस्तों एक अपने लेबर को भी शामिल करते हैं, और लागत के तत्वों में अपन एक एक्सपेंसेस को भी शामिल करते हैं। यानी लागत में तीनों प्रकार के तत्वों को शामिल किया जाता है। लागत में मटेरियल भी शामिल होता है, लागत के अंदर लेबर भी शामिल होता है, और तो यहाँ पर मटेरियल, आपका लेबर और आपका एक्सपेंडिचर, ये लागत के तीनों तत्वों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। लेकिन अगर आपसे कोई इतना पूछ ले कि लागत लेखांकन का मेन उद्देश्य क्या होता है, तो लागत लेखांकन का सबसे मुख्य उद्देश्य होता है लागत का निर्धारण करना, लागत को डिटरमाइन करना। लागत के तत्वों की बात आती है कि एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट कौन कौन से होता है, तो लागत के तत्वों में दोस्तों एक तो आपका मटेरियल शामिल होता है, एक आपका लेबर शामिल होता है, और एक आपका एक्सपेंडिचर। ये लागत के तीनों तत्व यहाँ पर शामिल किए जाते हैं। अगला परिव्ययांकन संबंध है। ओके, परिव्ययांकन का मतलब क्या होता है, तो ये संबंध है। ओके, अब देखो इस लागत लेखांकन का एक नाम ये भी है परिव्ययांकन, इसको कॉस्ट अकाउंटिंग भी अपन कहते हैं, का संभव है। तो ये मानसिक तौर पर भी संभव है और ये अंक गणित के रूप में भी, तो ये दोनों के तौर पर संभव होती है, दोनों के तौर पर क्या माना जाती है, इसको संभव माना जाता है। यानी परिव्ययांकन का मतलब होता है दोस्तों आपका लागत लेखांकन, कॉस्ट अकाउंटिंग जिसे अपन कहते हैं, ये कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट यहाँ पर माना जाता है। इसको कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट अपन यहाँ पर लेकर चलते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट यहाँ पर लेकर चलते। फिर दोस्तों क्या होता है, जब अपन कॉस्टिंग पढ़ते हैं तो कुछ और प्रैक्टिकल समझे। जैसे मान लो मित्रों आपसे मैं एक बात पूछूं और आपको एक बात बताने का प्रयास करूं मित्रों। ओके, जैसे मित्रों अगर मैं तुमसे एक बात पूछूं कि अगर किसी कंपनी का फिक्स ओवरहेड, अगर मान लो तो किसी कंपनी का जो फिक्स ओवरहेड है, वो फिक्स ओवरहेड दोस्तों अगर किसी कंपनी का फिक्स ओवरहेड मान लो 30,000 है, कंपनी का फिक्स ओवरहेड 30,000 है, और प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, लाभ मात्रा अनुपात जो है मित्रों वो आपका 20%, कितना मतलब 20% है। तो अगर आपसे बोले कि कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस का बिंदु निकालना, तो सभी विद्यार्थी जानते हैं मित्रों कि ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का सूत्र होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। ये ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का सूत्र होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। यहाँ पर तुम देखोगे फिक्स कॉस्ट कितनी है, 30,000 की है, और पीवी रेशियो कितना है तो आपका 20% है। तो मतलब ये कितना रहेगा, ये आ जाएगा दोस्तों आपका 1.5 लाख, कितना आएगा 1.5 लाख। ओके, इसका मतलब हो गया 1.5 लाख की सेल करने पर कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होता, चाहे प्रूव कर सकते हो। आप सभी जानते हो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स इंटू पीवी रेशियो। भाई सेल्स इंटू पीवी रेशियो में तो माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट, क्योंकि सेल्स इंटू पीवी रेशियो का मतलब था आपका कॉन्ट्रीब्यूशन। भाई सेल्स इंटू पीवी रेशियो मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन, उसमें फिक्स कॉस्ट को माइनस करेंगे। इस प्रश्न में देखोगे तो आपकी सेल कितनी आ रही है दोस्तों, 1.5 लाख की आ रही है,
पीवी रेशियो कितना 20% है मित्रों के। आगे माइनस करेंगे, फिक्स कॉस्ट 30,000 की है, तो यहाँ पर जो इसको सोल्व करोगे तो आपका नील आ जाएगा, क्योंकि आप जानते हो मित्रों ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है दोस्तों, ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पर कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होता। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई प्रॉफिट या कोई लॉस यहाँ पर नहीं होता, किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉफिट या कोई भी लॉस यहाँ पर नहीं होता। ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट्स को दर्शाने का कार्य करता है। ब्रेक इवन पॉइंट्स को देखो तो नेट जेआरएफ के विद्यार्थी आप सभी जानते हो, नेट जेआरएफ के विद्यार्थियों के लिए मैं पहले इन्फॉर्म कर दूं आप लोगों को कि ये जो टॉपिक है ना लागत एवं प्रबंध लेखे का, ये टॉपिक आपके यूनिट नंबर 2 से संबंधित है, जिसमें एक अलग से पूरी हेडिंग दे रखी है आप लोगों को लागत एवं प्रबंध लेखे। तो आप लोगों को इससे संबंधित सारी चीजें इसमें आ जाएगी, सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। लागत एवं प्रबंध लेखों को लेकर दूसरे पर सारी बातें आपको कवर कर दी जाएगी। क्लियर? आगे तो मैं तो ये चीज़ है, कुछ प्रैक्टिकल कुछ थ्योरी मैं आपको साथ साथ बता दूंगा, आप लोगों को आराम से दोस्त समझते जाना, हर चीज़ को अच्छे से कवर करते जाना। ओके आगे अब आता है लागत अंकेक्षण में निम्न में से कौन सा शब्द निहित है। भाई लागत अंकेक्षण की बात है, लागत अंकेक्षण में निम्न में कौन सा शब्द निहित है। लागत का निर्धारण, लागत का लेखांकन या लागत लेखा शास्त्र या उपरोक्त सभी। देखो तो लागत अंकेक्षण, अब तुम समझते हो कि लागत कॉस्ट ऑडिटिंग का मतलब क्या है। कॉस्ट ऑडिटिंग का मतलब लागत का निर्धारण करना नहीं होता, क्योंकि लागत निर्धारण करने का काम तो कॉस्ट लेखांकन का होता है। लागत लेखांकन का कार्य देखो लागत को डिटरमाइन करना कि किसी वस्तु की लागत क्या होगी, वो डिटरमाइन करने का काम लागत लेखांकन का होता है। मैं पहले ही बता दिया था कि लागत के अंतर्गत एक तो आपका मटेरियल होता है, लागत के अंतर्गत एक आपका लेबर होता है, और लागत के अंतर्गत एक आपका एक्सपेंस होता है। मटेरियल जो होता है वो दो कैटेगरी में होते हैं, एक आपका डायरेक्ट मटेरियल होता है, एक आपका इनडायरेक्ट मटेरियल होता है। लेबर भी आपकी दो प्रकार की होती है, एक आपकी डायरेक्ट लेबर होती है और एक आपकी इनडायरेक्ट लेबर होती है। और एक्सपेंसेज में दोस्तों एक आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेज होता है और एक आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज होता है, ये होता है। फिर आप जानते हो मित्रों कि अगर अपन डायरेक्ट मटेरियल की बात करें, डायरेक्ट लेबर की बात करें और डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करें, ये तीनों बन के क्या बनती है, प्राइम कॉस्ट बनती है। इसको प्राइम कॉस्ट माना जाता है, ये अपनी प्राइम कॉस्ट कहलाती है, इसको मूल लागत कहा जाता है। लेकिन दोस्तों जो आपका इनडायरेक्ट मटेरियल होता है, आपका इनडायरेक्ट लेबर होती है या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, ये तीनों बन के क्या बनती है, ओवरहेड बनती है। इसको अपन ओवरहेड की कैटेगरी में शामिल करते हैं। और ओवरहेड की जब बात करते हैं, ओवरहेड की जब बात करते हैं, ओवरहेड में दोस्तों आप जानते हो आपका मतलब आपका फैक्ट्री ओवरहेड भी होता है, कारखाने में लगने वाली सारी चीज़ें ओके फैक्ट्री ओवरहेड होता है। इसके अलावा आपका ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड भी होता है, और इसके साथ साथ आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी होता है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी दोस्तों यहाँ पर आ जाता है। तो इस प्रकार से ओवरहेड को अलग अलग कैटेगरी में शामिल करते हैं। प्रश्न मेरा ये था कि लागत अंकेक्षण में निम्न में से कौन सा शब्द निहित है। तो लागत अंकेक्षण होता है लागत लेखा शास्त्र, क्योंकि लागत अंकेक्षण जो होता है वो लागत लेखा शास्त्र यानी लागत से संबंधित जितनी भी बुक्स वगैरह मेंटेन की जाती है उनकी जांच पड़ताल करना लागत अंकेक्षण कहलाता है। यानी एक कॉस्ट अकाउंटेंट के द्वारा लागत से संबंधित जितनी भी किताबें मेंटेन की जाती है उन सभी किताबों के अंतर्गत दोस्तों ये सारी चीज़ें आ जाती है। ओके अब देखो तो यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूँ, लागत अंकेक्षण लागत लेखांकन करने वाली जितनी भी संस्थाएं होती है, लागत लेखांकन करने लागत लेके रखने वाली संस्थाएं होती है, उनके अंतिम खाते 4 प्रकार के होते हैं। ये भी जानना, उनके अंतिम खाते कितने प्रकार, 4 प्रकार के अंतिम खाते 4 प्रकार के होते हैं, क्योंकि इनके द्वारा सबसे पहले एक निर्माणी खाता बनाया जाता है, एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाया जाता है जो उत्पादित वस्तु की लागत ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है। उसके बाद दोस्तों इनके द्वारा एक व्यापार खाता बनाया जाता है तो जो आपके शुद्ध सकल लाभ सकल हानि की जानकारी करता है। इनके द्वारा एक लाभ हानि खाता भी बनाया जाता है तो जो शुद्ध लाभ हानि का पता लगाता है, और इनके द्वारा एक चिट्ठा भी बनाया जाता है, बैलेंस शीट भी बनाई जाती है। तो कोई भी ऐसी संस्था जो लागत लेखांकन करती है यानी कॉस्ट अकाउंटिंग का लेखा जोखा करती है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग का लेखा जोखा करने वाली संस्थानों के जो अंतिम खाते होते हैं उन अंतिम खातों में एक निर्माणी खाता यानी एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट होता है, एक आपका ट्रेडिंग अकाउंट होता है, एक आपका लाभ हानि खाता होता है और एक आपका चिट्ठा होता है। ये चारों प्रकार के खाते होते हैं। निर्माणी खाता मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को बनाया जाता है उत्पादित वस्तु की लागत ज्ञात करने के लिए, व्यापार खाता सकल लाभ सकल हानि की जानकारी के लिए, लाभ हानि खाता नेट प्रॉफिट नेट लॉस के लिए, और चिट्ठा जो होता है वो आर्थिक स्थिति का चित्रण प्रस्तुत करने के लिए बनाया जाता है। ओके आगे मैं बात करूँ परिव्ययांकन लागत ज्ञात करने के लिए, यानी परिव्ययांकन लागत ज्ञात करने की ऑप्शन परिव्यय उस प्रक्रिया का क्या होता है, ये प्रश्न पूछा। तो देखो तो मैंने कहा तो कि साफ साफ लिखा कि परिव्ययांकन लागत
ज्ञात करने की एक प्रक्रिया। यानी आपकी जो कॉस्ट अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग जो है मित्रों वो लागत ज्ञात करने की एक प्रक्रिया है। सीधी सी बात है भाई, लागत लेखांकन क्यों रखते हैं अपन? लागत का निर्धारण करने के लिए। लागत लेखांकन क्यों रखा जाता है? लागत का निर्धारण करने की एक प्रक्रिया होती है, जबकि परिव्यय जो होता है मतलब उसका निर्माण निष्कर्ष होता है कि एक्चुअल में उस वस्तु की लागत क्या है, उस वस्तु की लागत क्या है। तो मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट ज्ञात करने की एक प्रक्रिया है, ये सब जानते हैं। ओके, कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रयोग केवल और केवल कॉस्टिंग ज्ञात करने के लिए काम लेता है। कॉस्ट अकाउंटिंग लागत ज्ञात करने की एक प्रोसेस होती है। मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रयोग होता है लागत का निर्धारण करना, यानी कॉस्ट अकाउंटिंग लागत निर्धारित करने का कार्य करती है। जबकि ऊपरी व्यय जो होता है, ऊपरी व्यय जो होता है मित्रों वो उसका निष्कर्ष होता है। यानी आप जब उसका निष्कर्ष करके निकाल लेते हो कि एक्चुअल में लागत क्या है मित्रों, तो आप उसका निष्कर्ष करके निकाल लेते हो दोस्तों। उसका निष्कर्ष करके यहाँ पर निकाल लिया जाता है, उसका निष्कर्ष करके दोस्तों वो चीज़ आप लोगों की निकाल ली जाती है। ओके, मतलब ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखने की आवश्यकता यहाँ पर होनी चाहिए। तो आगे ठीक है। अब देखो मित्रों, मैं आपके सामने एक बात आ जाती है कि मैं आपको बता दूं कि स्टॉक का नियंत्रण एक सबसे बड़ा प्यारा सा टॉपिक रहता है। एग्जामों में आपसे पूछा जाता है स्टॉक का नियंत्रण की लागत स्टॉक को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या टेक्निक काम में ली जाती है। स्टॉक को कंट्रोल करने के लिए देखो, स्टॉक को कंट्रोल करने के लिए एक तो होता है आपका ABC एनालिसिस, ABC सिस्टम जिसको आप बोलते हो ऑलवेज बेटर कंट्रोल, जिसमें स्टॉक की वैल्यू परसेंटेज और क्वांटिटी परसेंटेज के आधार पर उस पर नजरिया रखने के लिए स्टॉक को 3 कैटेगरी में बांट दिया जाता है। ऑलवेज बेटर कंट्रोल, एक तो ये याद रखना। जबकि दोस्तों आप जानते हो एक होता है आपका F यानी फास्ट, S मतलब स्लो, N मतलब नॉर्मल, D मतलब डोरमेंट। ओके, इस प्रकार FSND इसमें स्टॉक को 4 कैटेगरी में बांट दिया जाता है। यानी स्टॉक को सामग्री को कंट्रोल करने के लिए 4 कैटेगरी। F मतलब फास्ट, यानी इस श्रेणी में वह सामग्री होती है जिसका शीघ्र प्रयोग हो रहा है। इसके साथ यानी ऐप मतलब फास्ट, यानी इस कैटेगरी में दोस्तों उस सामग्री को रखा जाता है जिसका बहुत जल्दी उपयोग हो रहा है। यानी जिस सामग्री का उपयोग बहुत जल्दी होता है उसको ऐप श्रेणी में रखा जाता है। फिर आता है एस का मतलब आपका स्लो अगर मतलब इस श्रेणी में उस यानी इस वर्ग में उस सामग्री को रखते हैं जिसका प्रयोग धीरे धीरे हो रहा है। ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे सामग्री का स्टॉक ज्यादा ना रहे। ओके, मतलब आगे नॉर्मल, एन मतलब होता है नॉर्मल। अब नॉर्मल का मतलब क्या होता है? मतलब इस श्रेणी में सामग्री का आवर्त सामान्य होता है और ये ऐप और एस के बीच की दूरी है। यानी इधर ऐप हो जाएगा और इधर एस हो जाएगा, इन दोनों के बीच में रहता है आपका नॉर्मल। ओके, फिर अपन बात करते हैं मित्रों, एक रहता है आप लोगों का डी मतलब होता है डोरमेंट जिसको अपन कहते हैं डोरमेंट, यानी इस कैटेगरी में निष्क्रिय और ऐप यानी डी श्रेणी में उस सामग्री को रखा जाता है जो निष्क्रिय होती है, जिसका कोई मतलब नहीं होता, या अप्रचलित होती है दोस्तों, जिसका किसी भी प्रकार से कोई प्रचलन नहीं होता। यानी निष्क्रिय सामग्री और अप्रचलित सामग्री को इस डी श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है, डोरमेंट श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। ओके, तो यानी इसमें डी का अंदर डोरमेंट, इसमें अपन निष्क्रिय और अप्रचलित सामग्री को रखते हैं। ओके, यानी दोस्तों जिसका शायद ही कभी कभार उपयोग होगा, यानी इसका प्रयोग शायद ही कभी हो, इस प्रकार की श्रेणी को रखा जाता है। अब देखो इन चारों प्रकार के वर्गीकरण में जो एन प्रकार की सामग्री पर नियंत्रण की आवश्यकता नहीं होती, परंतु डी प्रकार की सामग्री पर एप और एप्स की वजह अधिक कंट्रोल करना पड़ता है। तो ये बात एन पर कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन डी पर कंट्रोल करना जरूरी था, क्योंकि इसमें रद्दी सामग्री होती है जिससे कंपनी को नुकसान हो सकता है। ओके, फिर आप जानते हो कि सामग्री को कंट्रोल करने के लिए एक होती है आपकी VAD, ये भी एक सिस्टम होता है। वी मतलब होता है वाइटल, वी मतलब होता है आपका वाइटल। अब ये क्या होता है? इस वर्ग में उन पुर्जों को रखते हैं जो बिना उत्पादन ही संभव न हो, जैसे मशीन की सुई, यानी वाइटल होता है। बी कैटेगरी में उन सभी पुर्जों को रखा जाता है जिनके बिना उत्पादन संभव ही नहीं हो सकता, यानी इनके बिना तो उत्पादन हो ही नहीं सकता, इनको तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा। ई मतलब होता है आपका इनिशियल, एसेंशियल जो होता है, एसेंशियल जो होता है मित्रों, इसमें कहता है इस वर्ग में उन पुर्जों को रखते हैं जिनके बिना उत्पादन तो संभव है, परंतु जिनके न होने पर उत्पादन क्षमता पर काफी प्रभाव, मतलब काफी उत्पादन से काफी, जिनके न होने पर उत्पादन क्षमता बनाए, उत्पादन से काफी प्रभावित, मशीन का थे। तो इसका मतलब ये जरूरी है, आवश्यक है। मतलब अपन कह सकते हैं उत्पादन तो संभव है भाई, इनके बिना उत्पादन तो संभव है, लेकिन फिर दोस्तों उससे उत्पादन क्षमता पर प्रभाव पड़ता है, जैसे मशीन का थे।
भाई मशीन का तेल है, उत्पादन, मशीन में तेल नहीं डालोगे तो उत्पादन तो होगा। भाई मशीन के अंदर आप तेल नहीं डालोगे तो उत्पादन तो होगा, लेकिन जिस क्षमता से उत्पादन होना चाहिए था उस क्षमता से वो मशीन काम नहीं कर पाएगी, तो मशीन के उत्पादन पर दोस्तों किसी न किसी प्रकार से प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। और डी मतलब होता है आपका डिजायरेबल। ओके, डिजायरेबल दोस्तों, डिजायरेबल का मतलब होता है कि इसमें उत्पादन, ओके, इन पे उत्पादन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु मशीन व श्रमिकों की सुरक्षा और मशीन की दीर्घकालिक क्षमता बनाए रखने के लिए तो ये जरूरी है, जैसे मशीन का कवर। तो देखो ये तो कि मशीन की सुई जिसके बिना उत्पादन संभव ही नहीं है, ये हो गया मशीन का तेल। उत्पादन तो संभव है लेकिन दोस्तों क्या है कि उत्पादन पर प्रभाव करती है। और ये आ जाएगा दोस्तों मशीन का कवर मित्रों, कि इस पर उत्पादन को लेकर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन श्रमिकों की सुरक्षा और मशीन की दीर्घकालीन क्षमता बनाए रखने के लिए इस प्रकार की सामग्री को रखा जाता है, जिसको वाइटल इनिशियल आपका डिजायरेबल अपन कहते हैं। ओके, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। ओके, आगे ये कुछ चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। फिर आपको दोस्तों ये भी पता होना चाहिए कि सामग्री का नियंत्रण करने के लिए एक होता है आपका जस्ट इन टाइम, जस्ट इन टाइम अप्रोच होती है। एक होती है जेड का होता है जीरो इन्वेंट्री प्रोडक्शन सिस्टम, जीरो इन्वेंट्री प्रोडक्शन सिस्टम होता है मित्रों के, ये भी ध्यान रखना। एक होता है आपका मिनिमम इन्वेंट्री प्रोडक्शन सिस्टम होता है। तो इस प्रकार से सामग्री को कंट्रोल करने की कई प्रकार की प्रोसेस होती है, कई प्रकार की चीज़ें सामग्री को देखी जाती है। मैं बता चुका मित्रों यहाँ पर कि कॉस्ट अकाउंटिंग जो है, कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट ज्ञात करने की एक प्रोसेस होती है, जिसमें कॉस्ट लागत उस प्रक्रिया का निष्कर्ष होती है। भाई कॉस्ट अकाउंटिंग से आप क्या ज्ञात करते हो, कॉस्ट अकाउंटिंग से क्या पता लगाते हो, लागत का निर्धारण करते हो। तो कॉस्ट अकाउंटिंग लागत ज्ञात करने की एक प्रोसेस होती है, और लागत जो होती है उस प्रक्रिया का क्या होता है, निष्कर्ष होता है, यानी उसका परिणाम होता है, यानी उसका निष्कर्ष निकलता है। ओके, अगला सीमांत लागत लेखांकन। सीमांत लागत लेखांकन हेतु लागत का वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो सीमांत लागत लेखांकन हेतु लागत वर्गीकरण का आधार है। तो सीमांत लागत लेखांकन लागत के व्यवहारों पर आधारित है। सीमांत लागत का मतलब क्या होता है, अच्छा तो मैं अगर तुमसे कह दूं कि एक तो होती सीमांत लागत, सीमांत लागत बोलो या दोस्तों इसको परिवर्तनशील लागत बोलो, एक ही बात है। ये परिवर्तनशील वेरिएबल कॉस्ट का ही पार्ट है। ओके, इसका मतलब है कि इसका मतलब होता है जैसे मैं यहाँ पर यूनिट लिखूँ, यहाँ पर यूनिट लिखो और यहाँ पर कॉस्ट लिखो। अगर मैं कह दूं कि 100 इकाइयों का उत्पादन करने पर 1000 रुपये की कॉस्ट आती है, अगर 101 इकाई का उत्पादन करने पर 1005 की कॉस्ट आएगी, तो यहाँ पर आप देखो कि मार्जिनल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, आपकी 5 हो जाएगी। इस मार्जिनल कॉस्ट को ही वेरिएबल कॉस्ट कहा जाता है। यानी उत्पादन, एक अतिरिक्त वस्तु का उत्पादन करने पर, एक अतिरिक्त वस्तु का उत्पादन करने पर, एक अतिरिक्त वस्तु का उत्पादन करने पर लागत में जो परिवर्तन होता है, एक अतिरिक्त वस्तु का उत्पादन करने पर लागत में जो परिवर्तन आता है, उस परिवर्तन को सीमांत लागत कहा जाता है, वो सीमांत लागत कहलाती है। देखिए मित्रों, कई बार आपका आता है मित्रों, आपको बताऊं कि लागत के तत्वों के आधार पर, तो लागत के तत्वों के आधार पर तो जो आप जानते हो इसमें एक तो मटेरियल होता है, एक आपका लेबर होता है और एक एक्सपेंसेस होता है। ओके, तो एक तो कि ये लागत के व्यवहार के आधार पर सीमांत लागत होती है, या दोस्तों अपन कहते हैं सीमांत लागत जाएगी। इसके अलावा अपना सीमांत लागत के साथ मार्जिनल कॉस्ट, ये अपनी मार्जिनल कॉस्टिंग अपनी आ जाएगी। क्लियर? फिर आता है दोस्तों, अब देखो वैसे आप जानते हो लागत में एक तो आपकी फिक्स कॉस्ट होती है। फिक्स कॉस्ट के बारे में बता दो कि फिक्स कॉस्ट क्या होती है, जिसका उत्पादन प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं होता। उत्पादन में कमी या वृद्धि होने पर लागत क्या रहती है, समान रहती है, लेकिन जैसे जैसे उत्पादन को बढ़ाते जाओगे प्रति इकाई लागतों में क्या होती जाएगी, कमी होती जाएगी। ओके, उसे फिक्स कॉस्ट कहते हैं। फिक्स कॉस्ट में प्रति इकाई लागत कम होती है। फिक्स कॉस्ट में जो प्रति इकाई लागत होती है, प्रति इकाई लागत, ये प्रति इकाई लागत क्या होती है, कम होती है। ये ध्यान रखना, फिक्स कॉस्ट में प्रति इकाई लागत क्या होती है, कम होती है। जैसे मित्रों मैं यहाँ पर यूनिट लिखूँ, देखो यूनिट, यहाँ पर मैं कॉस्ट लिखूँ। अगर मैं कह दिया कि 100 यूनिट की कॉस्ट 1000 रुपये, 200 यूनिट की कॉस्ट भी 201,000 रुपये, 300 यूनिट की कॉस्ट भी 201,000 रुपये, तो यहाँ पर कॉस्ट तो स्थिर है, लेकिन यहाँ पर कॉस्ट पर यूनिट जब निकालोगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगी, यहाँ पर 5 आ जाएगी, यहाँ पर 3.3 आ जाएगी। यानी कॉस्ट पर यूनिट में क्या होती है, कमी आती है। यानी जैसे जैसे दोस्तों अगर बात करें, जैसे जैसे अगर अपन उत्पादन को बढ़ाते जाएंगे, उत्पादन में वृद्धि करते जाएंगे, उत्पादन में वृद्धि जैसे करते जाएंगे तो क्या, उत्पादन में जैसे जैसे वृद्धि अपन करते जाएंगे तो क्या, तो मैंने क्या कहा कि अगर अपन जैसे जैसे उत्पादन को बढ़ाते जाएंगे, इसकी प्रति इकाई लागत क्या होती है, कम होती जाएगी। पर यूनिट कॉस्ट जो क्या होती है, कम होती है। यानी लागत में जैसे जैसे अगर अपन यूनिट की मात्रा बढ़ाएंगे, तो यूनिट की मात्रा बढ़ाने से क्या होगा, यूनिट की मात्रा बढ़ाने से क्या होगा, प्रति इकाई लागतों में क्या आएगी, कमी आएगी। ओके, प्रति इकाई लागतों में, यानी यूनिट्स की मात्रा
प्रति इकाई लागतों में क्या आएगी, कमी आएगी। पर यूनिट कॉस्ट में क्या होगी, कमी यहाँ पर देखने को मिलेगी। ओके, जबकि दोस्तों अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट की बात करूँ तो वेरिएबल कॉस्ट वो होती है दोस्तों जिसकी प्रति इकाई लागत क्या रहती है, समान रहती है। प्रति इकाई लागत क्या होती है, जिसकी समान होती है। इसका मतलब उत्पादन की मात्रा के अनुसार बदलती रहती है। जैसे मित्रों अगर मैं यूनिट लिखूं और यहाँ पर कॉस्ट लिखूं, अगर 100 इकाइयों की बात करूँ तो 1000 रुपये की कॉस्ट आ रही है। 200 इकाइयों की बात करूँ तो मतलब 2000 रुपये की कॉस्ट आ रही है। 300 इकाइयों की बात करो तो 3000 की कॉस्ट आ रही है। ओके, इसका मतलब जब यहाँ पे आप कॉस्ट पर यूनिट निकालोगे तो भाई साहब इसकी कॉस्ट पर यूनिट भी 10 आएगी, इसकी भी 10 आएगी, इसकी। तो मतलब आप जब वेरिएबल कॉस्ट आपकी परिवर्तनशील लागत, वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसकी प्रति इकाई लागत क्या रहती है, समान रहती है। अर्थात जिसकी प्रति इकाई लागत क्या रहती है, समान रहती है। जिसकी प्रति इकाई लागत समान रहती है उसे क्या बोलते हैं, अपन वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। वो वेरिएबल कॉस्ट के अंतर्गत शामिल होती है, उसको वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट अपन मानकर चलते आगे। अगला पॉइंट, उत्पादन के साथ घटती बढ़ती रहती है। अब बताओ उत्पादन के साथ जो लागत घटती बढ़ती रहती है वो कौन सी लागत, देखो मूल लागत। पहले तो मूल लागत प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट तो वो होती है जिसके अंदर डायरेक्ट मटेरियल भी होता है, जिसके अंदर आपका डायरेक्ट लेबर भी होता है और जिसके अंदर आपके डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। ये तीनों जो लागत होती है प्राइम कॉस्ट कहलाती है, किसी वस्तु की मूल लागत कहलाती है। सेल्स कोर का तो मतलब इसको होते हैं वेरिएबल कॉस्ट। क्या बोलेंगे, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट जो होती है उत्पादन के साथ घटती बढ़ती रहती है, उसे वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। तथा इसकी प्रति इकाई लागत समान रहती है। प्रति इकाई लागत, वेरिएबल कॉस्ट की प्रति इकाई लागत क्या होती है, समान होती है। वेरिएबल कॉस्ट की प्रति इकाई लागत क्या होती है, समान होती है। अतः दोस्तों वेरिएबल कॉस्ट होती है उसकी प्रति इकाई लागत क्या रहती है, समान रहती है। इसकी प्रति इकाई लागत क्या रहती है, इक्वल रहती है। ओके, तो वेरिएबल कॉस्ट की प्रति इकाई लागत क्या रहती है, समान आपकी रहती है। क्लियर। अगला, कच्चे माल पर आवक भाड़ा हिस्सा है। तो बता दो कच्चे माल पर आवक भाड़ा। अब ध्यान दो कि आवक भाड़ा जो होता है, आवक भाड़ा वो मूल लागत का पार्ट है, क्योंकि माल को खरीदने से लेकर माल को गोदाम तक लाने के जितने भी खर्चे मूल लागत में होता है। हाँ, यहाँ पर आवक भाड़ा ना होता और दोस्तों क्या होता, जावक भाड़ा होता। जावक भाड़ा होता। तो जावक भाड़ा का मतलब कि माल को बेचने पर होने वाला भाड़ा वो आपका विक्रय एक्सपेंडिचर कहलाता है। आगे, स्थिर लागतों का आधार है। स्थिर लागतों का आधार, स्थिर लागतों का आधार क्या होता है, स्थिर लागतें जो होती है वो समय पर आधारित होती है। और स्थिर लागतें क्या होती है तो अच्छा, स्थिर लागतों की जो लागतें होती है, लागतें क्या होती है, स्थिर होती है। लेकिन स्थिर लागतों की प्रति इकाई लागत क्या होती है, प्रति इकाई लागत, प्रति इकाई लागत, प्रति इकाई लागत। ओके, प्रति इकाई लागत उत्पादन में वृद्धि से, प्रति इकाई लागत जो होती है वो उत्पादन में वृद्धि से कम होती है। उत्पादन में वृद्धि से कम होती है। यानी उत्पादन में वृद्धि से क्या होती है, कम होती है। जैसे जैसे उत्पादन होता जाएगा तो इसकी लागत में क्या होती है, कमी होती जाएगी। तो प्रति इकाई लागत जो है वो उत्पादन में वृद्धि से क्या होती है, उत्पादन में वृद्धि से क्या होती है, कम होती है। यानी उत्पादन की मात्रा जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, उत्पादन की मात्रा जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, प्रति इकाई लागतों में कमी होती जाएगी। और प्रति इकाई स्थिर लागतें क्या होती है, स्थिर होती है। ये बात पे आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है, जो समय पर आधारित है। क्योंकि समय पर आधारित 3 तरह की लागतें होती है, स्थिर लागत, परिवर्तनशील लागत और एक होती है अर्ध परिवर्तनशील लागत। देखो तो आप जानते हो, देखो जैसे मान लो मैं आपको यहाँ पर यूनिट लिख दूँ, ये यूनिट है, और यहाँ पर मैं आपको कॉस्ट लिख दूँ। आप जानते हो अगर 100 यूनिट की कॉस्ट मैं 1000 रुपये लिखता हूँ, ओके, और 200 यूनिट की कॉस्ट अगर मैं 1600 रुपये लिखता हूँ, तो आप जानते हो ये स्थिर लागत तो नहीं है। ओके, ये स्थिर लागत नहीं है, ये परिवर्तनशील लागत भी नहीं है। तो मैं तो ये कौन सी लागत है, ये आपकी सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। कौन सी कॉस्ट है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। अब इस सेमी वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है जिसमें कुछ पार्ट तो फिक्स होता है और कुछ पार्ट क्या होता है, वेरिएबल होता है। तो यहाँ पर अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालूँ तो कैसे निकालूंगा, चेंज इन कॉस्ट। कैसे निकालूंगा, चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट। ओके, चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट। ओके, चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट्स, ये आपके साथ। तो बताओ मैं तो यहाँ पर लागत में कितना परिवर्तन आ रहा है, 600 का। यूनिट में कितना परिवर्तन आ रहा है, 100 का। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगी 6। ओके, इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आएगा आपकी 6। अब इस 100 में से अगर बात करें तो 100 में से आप जानते हो वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी, 1 यूनिट की कॉस्ट 6 रुपये है, तो 100 की कितनी, 600। इसका मतलब इस 1000 रुपये में से आपकी 600 तो हो जाएगी आपकी वेरिएबल कॉस्ट। तो बताओ इसमें फिक्स कॉस्ट कितनी जाएगी, तो फिक्स कॉस्ट रहेगी आपकी 400। चेक कर लो भाई, इस 1600 में से आप जानते हो आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी जाएगी, 1 यूनिट की कॉस्ट 6 रुपये है, तो 200 यूनिट की कॉस्ट कितनी जाएगी, 1200। तो 1600 में 1200 तो जाएगी वेरिएबल कॉस्ट
और फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स होती है, वो कितनी होगी 400 होगी। ओके, अगर इसी प्रश्न में ये पूछता कि बताओ अगर 300 इकाइयों का उत्पादन किया जाता, 300 इकाइयों के उत्पादन पर लागत कितनी आएगी, अगर ये प्रश्न पूछा है कि 300 इकाइयों पर लागत कितनी होगी, तो आप जानते हो 300 इंटू आप 6 करोगे तो सिंपल सी बात है 1800 की तो आ जाएगी वेरिएबल कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स होती है 400 की, तो 300 इकाइयों का उत्पादन करने पर 2200 रुपये की लागत आ जाएगी। तो अपन यहाँ पर कह सकते हैं कि समय लागत को 3 भागों में बांटा जाता है, एक होती है आपकी स्थिर लागत, एक होती है आपकी परिवर्तनशील लागत, और एक होती है आपकी अर्ध परिवर्तनशील लागत। इस प्रकार से स्थिर लागत अगर बात करें, लागतों की बात अपन कर लेते हैं। ओके, तो इस अगर मान लो यहाँ पर समय तत्व के आधार पर लागत को 3 कैटेगरी में बांट देते हैं, एक आपकी स्थिर लागत होती है, एक आपकी परिवर्तनशील लागत होती है। ओके, आगे सर वित्तीय लेखांकन कब तक पूरी कर देंगे सर जी? वित्तीय लेखांकन तो टाइम लगेगा दोस्तों, अब उसमें होगा टाइम, क्योंकि हर चीज़ फिर आप जान दो, ठीक है, या कोशिश करोगे मैं 1 या 2 दिन में आपकी 5-5 घंटे की क्लास लूँ, दिल्ली में जब भी टाइम मिलेगा कर दूंगा, होगा। तो आगे वित्तीय लेखांकन का, वित्तीय लेखांकन देखो, वित्तीय लेखांकन की टेस्ट सीरीज मैंने इतनी दे दी आपको, पहले दे दी थी, अब वापस होगी, तो लगभग देखो आप चेक करो, खूब हो गए। वित्तीय लेखा, अब देखो वित्तीय लेखांकन का उद्देश्य, अब यहाँ पर दोस्तों वित्तीय लेखांकन की बात आ रही है कि वित्तीय लेखांकन का उद्देश्य निम्नलिखित में से सूचनाएं प्रदान करना, तो लागत नियंत्रण करने तो नहीं दो, ये तो लागत लेखांकन का उद्देश्य था। लागत नियंत्रण करने हेतु कौन सा लेखांकन, लागत लेखांकन काम में लेता, कॉस्ट अकाउंटिंग काम में ली जाती है। ओके, स्टॉक मूल्यांकन हेतु, स्टॉक का मूल्यांकन करने के लिए दोस्तों आप जानते हो लेखा मानक 2 काम में लिया जाता है। प्रत्यक्ष लागत ज्ञात करने के लिए लागत लेखांकन होता है, प्रॉफिटेबिलिटी और वित्तीय स्थिति का पता लगाने के लिए दोस्तों वित्तीय लेखांकन काम में लिया जाता है। यानी वित्तीय लेखांकन लाभदायकता और वित्तीय स्थिति का पता लगाने के लिए काम में लिया जाता है, क्योंकि मतलब वित्तीय लेखांकन के लिए कंपनी अधिनियम 2013, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129 के तहत, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129 अनुसूची नंबर 3, ये प्रश्न एग्जाम में आया था भी कल परसों, अनुसूची नंबर 3 के भाग 1 और भाग 2, तो भाग 1 के तहत तो दोस्तों क्या बनती है, आपकी बैलेंस शीट बनती है जो एक निश्चित तिथि पर वित्तीय स्थिति का पता बताती है, और भाग 2 के अनुसार बनता है आपका P&L, जिसमें आपका लाभ हानि खाता होता है, जो एक निश्चित समय अवधि के लिए व्यापार में होने वाले लाभ हानि को दर्शाने का कार्य करता है मित्रों के। तो ये बात भी आप लोगों के माइंड में रहेगी। ओके, इसको भी ध्यान में रखना। तो वित्तीय लेखांकन को लेकर बात आ जाती है। ओके, तो वित्तीय लेखांकन का जो उद्देश्य होता है दोस्तों संस्था की लाभदायकता, यानी संस्था की प्रॉफिटेबिलिटी और वित्तीय स्थिति का पता लगाना, यानी संस्था की लाभदायकता और वित्तीय स्थिति का मापन करने के लिए वित्तीय लेखांकन काम में लिया जाता है, अर्थात फाइनेंशियल अकाउंटिंग काम में ली जाती है, जो संस्था की लाभदायकता और वित्तीय स्थिति का चित्रण प्रस्तुत करने का कार्य करती है। आगे लागत लेखांकन में सम्मिलित की जाने वाली मद कौन सी है? अब तो ये प्रश्न दोस्तों आप बता दूं, ये प्रश्न भी हर बार आपके कोस्टिंग का जब होता है ना, कोस्टिंग का सबसे सुपर डुपर प्रश्न होता है कि लागत लेखांकन में कौन सी मद को शामिल किया जाता है, कौन सी मद को शामिल नहीं किया जाता। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि लागत लेखांकन के अंदर कौन कौन सी मदों को शामिल नहीं करते। देखो लागत लेखांकन के अंदर दोस्तों एक तो अपना दान जो होता है, दान डोनेशन, ये शामिल नहीं होता। लागत लेखांकन में आपकी जो पेनल्टी होती है, ये भी शामिल होता। लागत लेखांकन में आपकी ट्रांसफर फीस होती है, ट्रांसफर फीस को भी लागत लेखांकन में शामिल नहीं करते। ओके, लागत लेखांकन में कोई डिस्काउंट वगैरह होता है, डिस्काउंट वगैरह कुछ होता है दोस्तों अगर बात। ओके, आगे तो यहाँ पर दोस्तों आगे तो ये भी दोस्तों लागत लेखांकन में शामिल नहीं होता दोस्तों। ओके, लागत लेखांकन में इसको भी अपन शामिल नहीं करते। इसके साथ साथ दोस्तों आप जानते हो लागत लेखांकन की अगर बात करें तो आप डोनेशन, पेनल्टी, अच्छा इनकम टैक्स, अगर कोई इनकम टैक्स है तो ये भी लागत लेखांकन में शामिल नहीं होता। डिविडेंड पेड है, डिविडेंड पेड नहीं आता, इंटरेस्ट पेड नहीं आता, कैश डिस्काउंट भी नहीं आता, बैड डेट रिजर्व भी नहीं आता, लॉस बाय फायर भी नहीं आता, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट, ये सारी मदें जो होती है वो लागत लेखांकन में नहीं आती। प्रोविजंस नहीं आते, डिस्काउंट नहीं आता। तो यहाँ पर जो डूबत ऋण, बैड डेब्ट्स को लागत लेखों में शामिल किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता, दोनों केस होता है। बैड डेब्ट्स को लागत लेखों में अच्छा बैड डेब्ट्स जो होता है वो तो लागत लेखांकन में कहाँ आता है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में।
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो ओवरहेड होता है वहाँ पर दोस्तों बैड डेब्ट्स को शामिल किया जाता है, क्योंकि बैड डेब्ट्स का संबंध सेल्स से होता है। बाकी बट्टा, नगद बट्टा, प्रोविजंस वगैरह ये लागत लेखांकन के पार्ट नहीं होते, इनको लागत लेखांकन का भाग नहीं माना जाता। तो एग्जाम में पूछा जाता है जो लागत लेखांकन में कौन कौन सी मदों को शामिल नहीं करते। डोनेशन, पेनल्टी, ट्रांसफर फीस, डिस्काउंट, इनकम टैक्स, डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड, कैश डिस्काउंट, लॉस ऑफ हायर या लॉस ऑफ थेफ्ट या लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट, ये जितनी भी मदें होती ना ये लागत लेखांकन से संबंधित नहीं होती। दोबारा रिपीट, क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में आता है खूब बड़ा। तो लागत लेखांकन में डोनेशन नहीं आता, लागत लेखांकन में पेनल्टी नहीं आती, लागत लेखांकन में ट्रांसफर फीस नहीं आती, डिस्काउंट नहीं आता, चाहे वो व्यापारिक बट्टा हो चाहे वो नगद बट्टा हो, इनकम टैक्स नहीं आता, डिविडेंड पेड नहीं आता, इंटरेस्ट पेड नहीं आता, इसके बाद कैश डिस्काउंट नहीं आता, लॉस बाय फायर नहीं आता, लॉस बाय थेफ्ट नहीं आता, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स नहीं आता, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट नहीं आता। इस प्रकार से दोस्तों किसी भी प्रकार की मदों को यहाँ पर लागत लेखांकन के अंतर्गत कंसिडर नहीं किया जाता। अगला प्रश्न, लागत के आधारभूत तत्व। सभी जानते हैं कि लागत के आधारभूत तत्वों को 3 भागों में बांटा जाता है, जिसमें एक मटेरियल होता है, एक लेबर होता है और एक ओवरहेड होता है। ओके, ये भी थोड़ी देर पहले बता दिया था आपको। आगे, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की स्थापना किस सन में की गई और कहाँ पर की गई? बहुत ही प्यारा प्रश्न। तो आपसे पूछा था कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट ऑफ वर्क अकाउंटेंट इंडिया की स्थापना जो है वो 1944 में की गई थी। 1944 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय जो कोलकाता में, कहाँ पर? मतलब कोलकाता में इसका मुख्यालय। तो भारत में लागत लेखा शास्त्र का विकास करने के लिए 1944 में कोलकाता में भारत सरकार के द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट की इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य लागत लेखांकन का विकास करने हेतु लागत लेखांकन को एक पेशे के रूप में उन्नत करना, यही इसका मेन उद्देश्य माना जाता है दोस्तों। आगे ठीक है। अच्छा, लागत लेखांकन के संबंध में कानून कब बना, अधिनियम कब बना? तो लागत लेखांकन के संबंध अलग से अधिनियम 1959 में बना। देखो संस्था तो 1944 में बन गई। लागत लेखांकन पर कंट्रोल करने के लिए या लागत लेखांकन के लिए दोस्तों नियम कानून बनाने के लिए अलग से जो कानून बना था, जिसका नाम था दोस्तों कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट अधिनियम। कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट अधिनियम 1959 जो है मित्रों ये अधिनियम बनाया गया दोस्तों के। इस अधिनियम की बात आती है, ये अधिनियम आप लोगों का यहाँ पर बना दिया गया। ओके, ये अधिनियम आप लोगों के, तो अधिनियम तो दोस्तों 1959 है और संस्था 1944 में। नेट पे 1900 में बताया गया। नहीं बेटा, नहीं गलत बात है। अरे तुम फिर गलत बात है। सोनल, जब आपको कोई बात पता नहीं तो मैंने यहाँ पर संस्थान की बात करूँ। संस्था बनी थी 1944 में। ओके, संस्था 1944 है और दोस्तों कानून है 1959, अधिनियम 1959 बेटा। ठीक है बेटा सोनल, अधिनियम 1959 है और संस्था है 1944 और मुख्यालय जो है वो कोलकाता में। कहाँ पर मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में। तो मैं तो यहाँ पर संस्था की बात करें, संस्था तो 1944 में बनी है और अधिनियम 1959 में बना। कानून जो है वो 1959 में बना। तो ओके, कानून जो है वो 1959 में बना दो, 1959 में आपका बना दो। क्लियर? आगे, जबकि जो आपकी संस्था है वो 1944 में बनी है दोस्तों। कब बनी? 1944 में आपकी संस्था बनी है। और इस कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट की बात करें, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता। कौन सी है? कोलकाता में। कहाँ पर है? कोलकाता में। ठीक है, क्लियर? अगर ICWA लो बता गया, ICWA का प्रधान कार्यालय स्थापना कब हुई थी? 1944 में। प्रधान कार्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में। इसका प्रधान कार्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में। ओके, तो ICWA इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट वर्क अकाउंटेंट का जो प्रधान कार्यालय वो कहाँ पर है? कोलकाता में। स्थापना 1944 में। आगे, लागत लेखांकन। अब देखो ये कुछ परिभाषाएं होती है, ज़्यादा परिभाषा आपको याद करने की जरूरत नहीं दोस्तों। ओके, तो इसलिए इस परिभाषा को मैं हटा देता हूँ, कोई काम की नहीं। आगे, निविदा। निविदा का मतलब टेंडर प्राइस। तो निविदा का मतलब क्या होता है? टेंडर। निविदा मतलब होती है आपकी टेंडर प्राइस। ओके, टेंडर प्राइस बोलो और आकलन, एस्टीमेट तैयार करने की का लागत है। तो निविदा तैयार करना या एस्टीमेट तैयार करना, इसकी लागत को कौन सी? तो मित्रों ये होती है आपकी सेलिंग से, क्योंकि निविदा का मतलब विक्रय होता है एक तरह। तो निविदा मतलब एक तरह से विक्रय को दर्शाती है। टेंडर प्राइस जो होती है वो विक्रय मूल्य को दर्शाती है। इसलिए दोस्तों टेंडर प्राइस तय करना या आकलन एस्टिमेट करने के लिए जो लागत लगती है वो लागत सेलिंग ओवरहेड का पार्ट मानी जाती है। उसको सेलिंग ओवर यानी सेल्स ओवरहेड का पार्ट उसे माना जाता है। ओके, कागज उद्योग के लिए प्रयुक्त लागत की इकाई कौन सी है? बहुत ही अच्छी बात है, कागज की बात है। कागज उद्योग के दोस्तों लागत की इकाई को लेकर आपसे प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछेगा। लागत को लेकर दोस्तों आपकी लागत इकाई के बारे में बात करेगा।
तो देखो कागज उद्योग के लिए प्रयुक्त इकाई जो होती है तो वो प्रति लागत प्रति रिम होती है, क्योंकि कागज उद्योग के लिए प्रति रिम के आधार पर अपन देखते हैं, यानी कागज उद्योग के लिए प्रति रिम को आधार माना जाता है। प्रति रिम के आधार पर इसकी मात्रा तय की जाती है, किसके लिए? कागज उद्योग के लिए। ओके, कागज उद्योग के लिए पेपर मिल की जब आता थी। अच्छा, कागज उद्योग के लिए लागत पद्धति कौन सी है? अगर कागज उद्योग के लिए आपसे लागत पद्धति के बारे में पूछ रहा तो कागज उद्योग के लिए लागत पद्धति कौन सी है? तो इसके लिए प्रक्रिया लागत लेखांकन काम में लिया जाता है। प्रक्रिया लागत लेखांकन, प्रोसेस अकाउंटिंग, प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग इसके लिए काम में लेते हैं। और प्रति लागत प्रति रिम होती है, और एक रिम में कितने कागज होते हैं? 500 कागज होते हैं। एक रिम में कितने कागज होते हैं? 500 कागज होते हैं। एक रिम में 500 कागज होते हैं। और कागज उद्योग के लिए जो लागत पद्धति काम में ली जाती है वो प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग काम में ली जाती है। कागज उद्योग के लिए जो लागत पद्धति काम में लेते हैं वो प्रोसेस कॉस्टिंग काम में लेते हैं, अर्थात प्रोसेस कॉस्टिंग काम में ली जाती है। ओके, ये बात है ना। तो मैंने कहा कि कागज उद्योग के लिए प्रक्रिया लागत लेखांकन काम में लेता है, और लागत इसकी जो लागत होती है वो लागत प्रति रिम होती है, और एक रिम में कितने होते हैं? 500 कागज होते हैं। एक रिम में कितने होते हैं? 500 कागज होते हैं। ओके, आगे आता है अगला प्रश्न आता है तो आप लोगों के सामने परिवहन कंपनी के लिए, परिवहन मतलब ट्रांसपोर्ट कंपनी की बात आ रही है कि ट्रांसपोर्ट कंपनी के लिए प्रयुक्त लागत इकाई कौन सी है? ट्रांसपोर्ट कंपनी, देखो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कंपनी की बात है, ट्रांसपोर्ट कंपनी के लिए बात है। अच्छा, ट्रांसपोर्ट कंपनी के लिए दोस्तों कौन सी लागत पद्धति काम में ली जाती है? इसके लिए परिचालन लागत पद्धति काम में ली जाती है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग काम में ली जाती है। इसके लिए परिचालन लागत लेखांकन पद्धति काम में ली जाती है, और इसका संबंध प्रति यात्री किलोमीटर और अथवा प्रति टन किलोमीटर दोनों हो सकती है। प्रति टन किलोमीटर भी हो सकती है और प्रति यात्री किलोमीटर भी हो सकती है। प्रति यात्री किलोमीटर भी हो सकती है। ओके, तो प्रति यात्री किलोमीटर भी हो सकती है और प्रति टन किलोमीटर भी हो सकती है। और परिवहन लागत, अच्छा, परिवहन कंपनियों का मतलब होता है, परिवहन कंपनियां वो होती है जो किसी वस्तु का उत्पादन ना करके केवल सर्विस प्रोवाइड कराने का कार्य करती है। जो किसी प्रकार, देखो परिवहन कंपनियां वो कंपनियां होती है जो किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करती बल्कि किसी न किसी प्रकार की सेवा उपलब्ध कराने का कार्य करती है। उनको दोस्तों परिवहन कंपनियां कहा जाता है। मतलब इनके लिए दोस्तों परिचालन लागत लेखांकन काम में लिया जाता है। अब देखो परिचालन लागत लेखांकन कौन कौन सी कंपनियों के लिए जरूरी होता है? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग किन किन संस्थानों के लिए जरूरी है? तो एक तो बता दिया कि परिवहन कंपनी, अगर कोई परिवहन कंपनी है उसके लिए ऑपरेटिंग कॉस्टिंग काम में अपन लेते हैं। परिवहन कंपनी के बाद एक होता है आपका अस्पताल, अस्पताल के लिए भी दोस्तों अपन ऑपरेटिंग कॉस्टिंग काम में लेते हैं, क्योंकि अस्पताल भी किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करता, केवल सेवा देता है। एक होता है आपका होटल, होटल के लिए दोस्तों आपकी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग काम में आती है। एक होता है आपका कैंटीन, कैंटीन भी आपकी क्या होती है? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग को लेकर चलती है। एक होता है गैस कंपनी, जो गैस कंपनी होती है ये भी आ जाएगी। गैस के साथ साथ पानी आपूर्ति जो वाटर सप्लाई करने का कार्य करती है। इसके साथ विद्युत आपूर्ति जो विद्युत सप्लाई करने का कार्य करती है। तो गैस आपूर्ति, पानी आपूर्ति, दोस्तों विद्युत आपूर्ति, सिनेमा घर हो गया। ये सब दोस्तों ऐसी कंपनियां होती है, ऐसी संस्थाएं होती है जहां पर किसी वस्तु का उत्पादन नहीं किया जाता बल्कि यहाँ पर किसी न किसी प्रकार की सेवा उपलब्ध कराने का कार्य किया जाता है। और किसी न किसी प्रकार की सेवा उपलब्ध कराने के संबंध में दोस्तों इनके द्वारा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग काम में ली जाती है। चाहे वो परिवहन कंपनी हो, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो होटल हो, चाहे वो कैंटीन हो, चाहे गैस कंपनी हो, चाहे पानी आपूर्ति हो, चाहे विद्युत आपूर्ति हो, चाहे सिनेमा, इन सब के द्वारा दोस्तों अपन कह सकते हैं इन सब के द्वारा किसी न किसी प्रकार की वस्तु का उत्पादन ना करके सेवा उपलब्ध कराने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। लागत लेखांकन की प्रणालियाँ कौन सी है? भाई लागत लेखांकन की प्रणालियों की बात करें कि लागत लेखांकन की प्रणालियाँ कौन कौन सी है, ये आपको पता है कि लागत लेखांकन की प्रणालियों में कौन कौन सी प्रणालियों को शामिल किया जाता है। मैं बता दूं तो लागत लेखांकन की प्रणालियों को 3 ही भागों में बांटा जाता है। लागत लेखांकन की प्रणालियाँ 3 होती है। एक होती है ऐतिहासिक लागत निर्धारण, ऐतिहासिक हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। ऐतिहासिक लागत लेखांकन में किसी वस्तु, उपकार या प्रक्रिया की लागत निर्माण कार्य के यानी तो अच्छा, ऐतिहासिक लागत लेखांकन इसमें क्या होता है कि इस प्रणाली में किसी वस्तु, उपकार या प्रक्रिया की लागत निर्माण कार्य होने के पश्चात ज्ञात की, यानी इनकी जो लागत है ना, लागत कब ज्ञात की जाती है? निर्माण कार्य पूरा हो जाने का, निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात, यानी निर्माण कार्य पूरा हो जाने के पश्चात इनकी लागत ज्ञात की जाती है, उसे ऐतिहासिक लागत निर्धारण कहते हैं। यानी इस ऐतिहासिक लागत निर्धारण में
किसी वस्तु उपकार्य या प्रोसेस की लागत जो है वो निर्माण कार्य पूरा हो जाने के पश्चात ज्ञात की जाती है। और ये उस वस्तु ये उस वस्तु की कौन सी लागत को दर्शाती है, वास्तविक लागत को दर्शाती है, क्योंकि पता पड़ जाता है कि एक्चुअल में उस वस्तु की एक्चुअल में लागत कितनी आती है। ओके, अब बात करते हैं एक तो फिर आता है अनुमानित लागत निर्धारण, ये कहलाते हैं आपके एस्टिमेटेड कॉस्टिंग। अनुमानित लागत लेखांकन, एस्टिमेटेड कॉस्टिंग मित्रों, लागत लेखांकन का महत्वपूर्ण कार्य लागतों एवं विक्रय मूल्यों के संबंध में अनुमान लगाना था। ओके मित्रों, जिससे कि भविष्य में पूर्वानुमान लगाकर इस नीति का प्रयोग। और एक होती प्रमाप लागत लेखांकन, यानी किसी वस्तु का निर्माण होने से पहले ही विशिष्ट कार्यों की दशा में उसकी प्रति इकाई सामग्री, प्रति श्रम, ऊपरी व्यय की गणना पहले ही कर लेते हैं। यानी दोस्तों निर्माण कार्य प्रारंभ होने से पूर्व, ओके, तो निर्माण कार्य प्रारंभ होने से पूर्व किसी वस्तु या सेवा की लागत पहले ही निर्धारित कर ली जाती है, उसको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अपन कह सकते हैं। तो लागत लेखांकन की जो प्रणालियां होती है उसमें एक तो ऐतिहासिक लागत निर्धारण होती है, जिसमें किसी वस्तु की लागत का निर्धारण निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद होता है। एक होती है अनुमानित, जिसमें अनुमान लगाया जाता है कि इतना हो सकता है। और एक होती है प्रमापित स्टैंडर्ड, जिसमें किसी वस्तु या सेवा की लागत निर्माण कार्य पूरा होने से पहले ही तय कर ली जाती है। अर्थात निर्माण कार्य प्रारंभ होने से पहले ही उस वस्तु या सेवा की लागत ज्ञात, यानी निर्माण कार्य प्रारंभ होने से पहले ही उस वस्तु या सेवा की लागत का निर्धारण कर लिया जाता है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा, मतलब उपरोक्त सभी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर आ जाएगा, इसमें कोई दो राय की बात यहाँ पर नहीं है। आगे अगला प्रश्न देखते हैं आका, अस्पताल की सेवाओं के लिए, अभी थोड़ी देर पहले था अस्पताल की सेवा। अस्पताल की सेवाओं का मतलब होता है दोस्तों कि इनके द्वारा अस्पताल में किसी वस्तु का उत्पादन नहीं होता। सेवाओं की बात आती है, सेवाओं की, तो सेवाओं के संबंध में दोस्तों लागत लेखांकन की कौन सी विधि काम में ली जाती है। मैं बता चुका, चाहे परिवहन कंपनी हो मित्रों, चाहे परिवहन कंपनी हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे होटल हो, चाहे कैंटीन हो, चाहे गैस आपूर्ति हो, चाहे जल आपूर्ति हो, चाहे विद्युत आपूर्ति हो, चाहे सिनेमा हो, ये सारी ऐसी संस्थाएं होती है, ये सारी ऐसी कंपनियां होती है, ये सारे ऐसे उद्योग होते हैं जहां पर किसी वस्तु का उत्पादन नहीं किया जाता, बल्कि वहां पर किसी न किसी प्रकार की सेवा दी जाती है। तो यहां पर दोस्तों परिचालन लागत लेखांकन पद्धति काम में ली जाएगी। परिचालन यानी अस्पताल की सेवाओं के लिए परिचालन लागत लेखांकन पद्धति काम में ली जाएगी। अच्छा, इनकी लागत इकाई क्या होगी ये देख लो कि अस्पताल की सेवाओं के लिए लागत इकाई क्या होती है। तो इनकी लागत इकाई प्रति मरीज प्रतिदिन, प्रति मरीज प्रतिदिन। तो प्रति मरीज प्रतिदिन के आधार पर अस्पताल की सेवाओं की लागत ज्ञात की जाती है, यानी परिचालन लागत लेखांकन की बात हो जाती है। प्रति मरीज प्रतिदिन के आधार पर यह लागत काम में ली जाती है। ओके, यहां तक सबको समझ आ गया? अच्छा, यस या नो? दोस्तों कॉस्टिंग का रिवीजन समझ आ रहा है आप लोगों को? कॉस्टिंग का रिवीजन, क्योंकि मित्रों अभी आपका देखो मित्रों, अभी आप जानते हो कि अभी 15-20 दिन के बाद आपके एग्जाम है, और एग्जाम के समय दोस्तों अपन मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर अपन छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से बहुत सारे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे तो आई थिंक ज़्यादा सीख पाएंगे अपने जीवन में, अपन बहुत कुछ सीख पाएंगे दोस्तों अगर अपन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के आधार पर सीखेंगे अच्छे अच्छे टुकड़ों में। तो अस्पताल की सेवाओं के लिए लागत लेखांकन की जो विधि है वो परिचालन लागत लेखांकन को माना जाता है। ओके, और ओके, आगे अब बात करते आगे। सबसे संकुचित सेवा का नाम लिखो। सबसे संकुचित सेवा इनमें से कौन सी है? तो सबसे संकुचित मतलब जो नैरो है, तो सबसे लागत का निर्धारण, लागत लेखा शास्त्र, लागत लेखांकन और लागत, तो इनमें से सबसे संकुचित लागत का निर्धारण करना। क्योंकि लागत को निर्धारित करना सबसे छोटा काम है, लेकिन लागत का लेखांकन करना, उसके अकाउंटिंग करना सबसे विस्तृत कार्य होता है, क्योंकि अकाउंटिंग में सब आ गया दोस्तों।
लागत के लेखांकन में दोस्तों सभी प्रकार की क्रियाओं को शामिल करते हैं, लेकिन लागत निर्धारण करना दोस्तों सबसे संकुचित कार्य माना जाता है। लागत का निर्धारण करना जो है वो सबसे ज़्यादा संकुचित कार्य माना जाता है, जिसमें लागत का निर्धारण करना सबसे संकुचित माना जाता है। ओके, अगला प्रत्यक्ष लागतों का योग कौन सा था भाई? डायरेक्ट लागत, डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर प्रत्यक्ष लागत, प्रत्यक्ष लागत का मतलब होता है आपकी डायरेक्ट मटेरियल, ओके, आपका डायरेक्ट लेबर और आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन तीनों प्रकार की लागत का जो योग है वो क्या कहलाती है? आपकी मूल लागत कहलाती है, उसके प्राइम कॉस्ट कहते हैं, प्राइम कॉस्ट अपनी कहलाती है। यानी प्रत्यक्ष लागतों का जो योग होता है। जबकि दोस्तों अगर आपसे कोई पूछ ले कि अप्रत्यक्ष लागतों का योग क्या कहलाता है? अप्रत्यक्ष लागतों का योग, अप्रत्यक्ष लागतों का योग, तो अप्रत्यक्ष लागतों का जो योग है वो ऊपरी व्यय कहलाता है, उसको ऊपरी व्यय कहते हैं, वो अपना ओवरहेड कहलाता है, उसे अपन ओवरहेड कहते हैं। तो अप्रत्यक्ष लागतों का जो योग होता है वो आपका ओवरहेड कहलाता है। और दोस्तों आपकी प्रत्यक्ष लागतों का जो टोटल है, जिसमें आपका डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस, ये सारी चीज़ शामिल होती है, ये आपकी प्राइम कॉस्ट कहलाती है। परिवर्तनशील लागत आप जानते हो, जिसकी प्रति इकाई लागत समान होती है। प्रति इकाई लागत क्या होती है? समान होती है। पर यूनिट कॉस्ट क्या होती है? इक्वल होती है। ओके, स्थिर लागत दोस्तों आप जानते हो, जिसकी प्रति इकाई लागत उत्पादन तथा प्रति इकाई लागत के बीच में विपरीत संबंध होता है। स्थिर लागत वो होती है जिसमें उत्पादन, ओके, जिसमें उत्पादन व प्रति इकाई लागत, उत्पादन व प्रति इकाई लागत के मध्य विपरीत संबंध होता है। इन दोनों के बीच में कैसा विपरीत संबंध होता है, यानी प्रति इकाई विपरीत संबंध यहाँ पर होता है। तो मतलब स्थिर लागत में दोस्तों आपका उत्पादन और प्रति इकाई लागत के मध्य क्या होता है? विपरीत संबंध है। यानी उत्पादन में वृद्धि होती जाएगी तो प्रति इकाई लागत में कमी होती जाएगी, और उत्पादन में कमी होती जाएगी तो प्रति इकाई लागत में वृद्धि होती जाएगी। अगला, लागत लेखांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लागत लेखांकन का मुख्य उद्देश्य लाभों को अधिकतम करना बिल्कुल नहीं होता, प्रबंधकों को निर्णय में सहायता करना, उत्पादन में वृद्धि करना और स्टॉक का मूल्यांकन करना। वैसे तो आप जानते हो तो लागत लेखांकन का उद्देश्य लागत का निर्धारण करना होता है, लागत का निर्धारण करना होता है। यानी सबसे पहला उद्देश्य लागत का निर्धारण करना होता है। लागत लेखांकन के उद्देश्यों की अगर बात करें तो सब लागत का निर्धारण करना, फिर लागत को कंट्रोल करना, और उसके बाद प्रबंधकों को निर्णय में सहायता करना, क्योंकि सहायता दे डिसीजन लेने के लिए जो लागत लेखांकन काम आती है। ओके, डिसीजन लेने के लिए लागत लेखांकन काम में ली जाती है। वैसे लागत लेखांकन का प्रमुख उद्देश्य उत्पादित वस्तु या सेवा की लागत का निर्धारण करना होता है, लेकिन इन चारों ऑप्शंस के आधार पर दोस्तों प्रबंधकों को निर्णय में सहायता देना, यानी प्रबंधकों को डिसीजन में सहायता देने के लिए लागत लेखांकन काम में लिया जाता है। प्रबंधकों को निर्णय देने में दोस्तों लागत लेखांकन पद्धति काम में ली जाती है। ओके, तो आगे बात करें अगला पॉइंट, लागत लेखांकन के लिए लाभदायक है। भाई लागत लेखांकन किसके लिए लाभदायक है? तो लागत लेखांकन कर्मचारियों के लिए भी लाभदायक होता है, प्रबंधकों के लिए भी होता है और विनियोजक सभी के लिए होता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं। लागत लेखांकन आंतरिक और बाह्य सभी प्रकार के उपयोगकर्ताओं के लिए क्या होता है? लाभदायक होता है। तो लागत लेखांकन में तो कर्मचारियों के लिए भी लाभदायक होता है, तो प्रबंधकों के लिए भी लाभदायक होता है, तो ये विनियोजकों के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए भी दोस्तों क्या माना जाता है? इसको लाभदायक माना जाता है। लागत लेखांकन का उपयोग सभी कर सकते हैं। लागत लेखांकन सभी के लिए क्या होता है? लाभदायक माना जाता है, चाहे आपका कर्मचारी हो, प्रबंधक हो या विनियोजक हो, सभी के लिए लागत लेखांकन काम में लिया जाता है, और इन सभी के लिए लागत लेखांकन पद्धति काम में ली जाती है। दोस्तों ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखने की आवश्यकता यहाँ पर होगी। तो क्लियर बता आगे दोस्तों, एक प्रश्न तुमसे रीऑर्डर लेवल का पूछ सकता है कि रीऑर्डर लेवल कैसे निकालते हैं। तो रीऑर्डर लेवल निकालने का था मैक्सिमम यूजेज, कि आप लोग मैक्सिमम कितना यूज करते हो मल्टीप्लाई मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, ये भी फॉर्मूला था। मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड होता है, एक मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड होता है, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड्स भी आप लोग यहाँ पर निकाल सकते हो। ओके, तो मैक्सिमम यूजेज मल्टीप्लाई मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड के माध्यम से भी आप दोस्तों इस प्रकार की वैल्यूशन कर सकते हो, इस प्रकार का आप लोग वहाँ पर देख सकते हो। तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखने की आवश्यकता दोस्तों यहाँ पर होगी। ओके, तो मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड के आधार पर आप ये वैल्यूशन कर सकते हो, इसकी वैल्यूशन करना आपके लिए संभव होता है मित्रों के आगे। फिर दोस्तों इसके साथ साथ दोस्तों आप लोगों से एक तो प्रश्न और पूछ जाते हैं, जैसे मित्रों आप लोगों से पूछेगा कि अगर आपको दे देगा कि भाई साहब किसी वर्कर को अपने कोई काम करने के लिए 10 घंटे दिए और उस वर्कर ने उस काम को 8 घंटे में पूरा कर लिया, 8 घंटे में पूरा कर लिया, और 1 घंटे की जो वेज रेट है वो 2 रुपये पर आवर है, 1 घंटे के 2 रुपये पर आवर मिलते हैं। तो बताओ हाल से प्लान से उसकी वेजेज कितनी होगी, हाल से प्लान से उसको टोटल कितना वेजेज मिलेगा। एक प्रश्न यहाँ से भी पूछ लेता, तो भाई हाल से प्लान से उसको कितना वेजेज मिलेगा। मित्रों आप बता दो,
हाल से प्लान का प्रतिपादन, इस हाल से प्लान का प्रतिपादन 1891 में किया गया था, ऐप ए हाल से के द्वारा किया गया था। ओके, और इस योजना में श्रमिकों को पारिश्रमिक देने की बात की गई थी, और हाल से प्लान में कहा गया था कि कोई वर्कर जितना समय बचाता है उस बचाए गए समय का 50% बोनस उसको दिया जाएगा। तो हाल से प्लान के अकॉर्डिंग अगर अपन टोटल वेजेस निकालेंगे, हाल से प्लान के अकॉर्डिंग अगर अपन टोटल वेजेस निकालेंगे तो भाई साहब देखो उसकी बेसिक वेजेस तो कितनी हो जाएगी, बेसिक वेजेस तो हो जाएगी दोस्तों उसकी कि उसने 8 घंटे में काम पूरा कर लिया तो 1 घंटे के 2 रुपये, तो 8 घंटे के 16 रुपये। तो ये तो किसकी बेसिक वेज है। उसको बोनस कितना मिलेगा, जितना समय उसने बचाया। भाई उसको 10 घंटे दिए थे, 8 घंटे में उसने काम कर लिया, तो बताओ उसने टाइम कितना सेव किया। तो भाई साहब इस वर्कर ने टाइम सेव किया 2 घंटे का, तो 2 घंटे का 50% कितना होता है, वो होता है 1 घंटा। तो 1 घंटे के हिसाब से उसको पैसा मिल जाएगा, तो 2 रुपये उसे मिल जाएंगे। तो टोटल वेजेस 18 हो जाएगी, किसके अकॉर्डिंग, हाल से प्लान के अकॉर्डिंग। क्योंकि हाल से प्लान ये कहता है कि कोई वर्कर जितना भी समय बचा लेता है उस बचाए गए समय का 50% उसे बोनस दिया जाएगा। कोई वर्कर जितना भी समय बचाता है उस बचाए गए समय का 50% बोनस उसे दिया जाएगा। ओके, हाँ, अगर ये रोहन प्लान की बात करता, अगर ये रोहन प्लान की बात करता, मतलब रोहन प्लान की बात करता, तो रोहन प्लान के अंदर बेसिक वेजेस तो वही होता, जो बेसिक वेजेस तो वही होता कि भाई 1 घंटे के 2 रुपये, तो 8 घंटे के 16 रुपये। लेकिन दोस्तों रोहन प्लान जो बोनस देता है ना, वो देता है टाइम अलाउड बटे टाइम टेकन के आधार पर। ओके, रोहन प्लान जो होता है दोस्तों, वो वर्कर को बोनस कैसे देता है, वो देता है टाइम अलाउड और टाइम वेट। ओके, टाइम अलाउड के आधार पर देता है मित्रों। ओके, ये बात आप कह देंगे। तो यहाँ पर अगर अपन रोमन प्लान की बात करेंगे कि रोमन प्लान के अकॉर्डिंग कितना होगा, तो आप जानते हो मित्रों टाइम अलाउड कितना है। अगर सुनिए, उसको देखो एक्चुअल टाइम की बात आती है, और एक्चुअल टाइम को लेकर अगर अपन देखें और समझने की कोशिश यहाँ पर करें, तो भाई साहब उसने 8 घंटे में काम पूरा कर लिया, जबकि 10 घंटे दिए गए थे। तो 50 उसके बाद आएगा दोस्तों ऊपर कितना, तो टाइम सेव कितना हो गया, यहाँ पर टाइम सेव हो गया 2 इंटू में करेंगे दोस्तों आपका 1। तो इस प्रकार से उसको 4 ये गया 4 ये गया 5। ओके, तो 8/5 दोस्तों लगभग है 1 पॉइंट आपका जाएगा 16, तो 17.16 पैसे आ जाएगा। 17.16 अपन 60 पैसे आएंगे, 17.60 पैसे यहाँ पर रोहन प्लान के अकॉर्डिंग हो जाएगा। यानी रोहन प्लान ने क्या कहा, रोहन प्लान कहता है कि वर्कर्स को जो बोनस मिलता है वो टाइम टेकन और टाइम अलाउड के रेशियो में मिलना चाहिए। बचाए गए समय के टाइम टेकन और टाइम अलाउड के रेशियो में दोस्तों उनको बोनस मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू रोहन प्लान के अकॉर्डिंग बात करें। रोहन प्लान जिसका प्रतिपादन 1901 में किया गया था डेविड रोवन के द्वारा, और डेविड रोवन ने बताया था कि वर्कर को बोनस जो है ना, वो उसके टाइम दिए गए समय और उसके द्वारा प्रयुक्त किए गए टाइम के अनुपात में मिलना चाहिए। यानी दिए गए समय और उसके द्वारा प्रयुक्त किए गए अनुपात में उसको बोनस मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू रोहन प्लान की बात करें तो। ओके, अकॉर्डिंग टू अगर अपन रोहन प्लान की बात करें तो आपको ये हाल से प्लान और रोहन प्लान्स को लेकर भी एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि हाल से प्लान के अकॉर्डिंग दोस्तों कितना आता है और रोहन प्लान के अकॉर्डिंग कितना आता है। ये बातें आपको याद रखनी है मित्रों के आगे। मित्रों फिर आपसे ये कई बातें होती है, कई बातें आपको समझनी है, तो मैंने आपको हाल से प्लान और रोहन प्लान को लेकर सारे फंडामेंटल बता दिए थे। आगे लागत नियोजन का एक महत्वपूर्ण कार्य, लागत नियोजन का एक महत्वपूर्ण कार्य, लागत देखो आपने देखा मित्रों यहाँ पर लागत नियोजन का एक महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है, लागत नियोजन का यानी कॉस्ट प्लानिंग्स का एक महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो मित्रों लागत नियोजन का एक महत्वपूर्ण कार्य बजट बनाना। क्या होता है, बजट बनाना। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। देखो अब देखो यहाँ पर ए नाम का एक वर्कर है, यहाँ पर बी नाम का वर्कर है और यहाँ पर सी नाम का वर्कर। देखना अगर मैं कह दूँ तो यहाँ पर टाइम अलाउड, इन सभी वर्कर को कोई कार्य करने के लिए 10-10 घंटे दिए गए, ये 10 घंटे, ये 10 घंटे, ये 10, और इन सभी वर्कर की जो वेज रेट है ना, वो इसकी भी 2 रुपये पर आ रहा है, इसकी भी 2 रुपये, इसकी भी 2 रुपये, लेकिन सबने अपना कार्य अलग अलग प्रकार। इसने दोस्तों कोई कार्य किया वो 5 घंटे में पूरा कर लिया मित्रों के आगे, इसने कोई कार्य दोस्तों 8 घंटे में पूरा किया और इसने कोई कार्य दोस्तों 4 घंटे में पूरा किया। तो अब आप देख सकते हो तो यहाँ पर वर्कर जो ए है उसने दोस्तों कितना समय बचाया, उसने 5 घंटे बचा लिए, इसने 2 घंटे बचा लिए, इसने 6 घंटे बचा लिए। अब मैं यहाँ पर दोस्तों इनके बोनस की बात करता हूँ, बोनस की बात, क्योंकि दोस्तों अब देखो मैं तो सीधे बेसिक वेजेस तो सबका से बेसिक वेजेस की जब बात करें बोले ओके तो यहाँ पर इनके अगर बात करूँ, इनको समझाने का प्रयास करूँ, तो अब देखो बोनस के, तो यहाँ पर आप देखोगे हाल से प्लान के अकॉर्डिंग, पहले हाल से प्लान के अकॉर्डिंग बात है तो बेसिक वेजेस निकालता हूँ।
भाई इसकी बेसिक वेजेस जो है मित्रों वो कितनी आएगी, वो आ जाएगी 10 रुपये, इसकी आ जाएगी 16 रुपये और इसकी आ जाएगी 8 रुपये, क्योंकि इसने 5 घंटे में काम पूरा किया, इसने 8 घंटे में, इसने 4 घंटे में। लेकिन सबका बोनस कुछ अलग अलग आएगा। बोनस मित्रों इसका आएगा 5/5 इंटू 50% इंटू 2.5 के 2 के हिसाब से 2.5, तो यह आ जाएगा 5, कितना आएगा मतलब 5 आ जाएगा। ओके, 5 रुपये का बोनस। तो हाल से प्लान से इसकी मजदूरी तो 15 रुपये हो जाएगी। यहाँ पर दोस्तों उसने 2 घंटे बचा लिए, 2 घंटे का 50% हो गया, 1 घंटा 1 इंटू 2 तो 2 रुपये मिलेंगे, तो 18 रुपये देंगे। यहाँ पर उसने दोस्तों 6 घंटे बचाए, तो 6 का 50% 3 होता, 3 इंटू 2 6 मिल जाएंगे, तो ये 14 रुपये आ जाएंगे। तो ये तो कि हाल से प्लान के अकॉर्डिंग इनकी रेट, हाल से प्लान के अकॉर्डिंग इनकी रेट हो गई मित्रों। ओके, तो यहाँ पर ए को मिलेगा 5 रुपये का बोनस, बी को मिलेगा 2 रुपये का बोनस और सी को मिलेगा 4 रुपये का बोनस। अगर मैं रोहन प्लान के अकॉर्डिंग इनके बोनस निकालूं तो देखो यहाँ पर ए ने कितना टाइम लिया, तो कितना टाइम लिया 5, ओके, दिया कितना था 10 इंटू बचाया कितना 5 इंटू आ जाएगा 2। तो मैं तो यहाँ पर जब आप देखोगे और समझने की पर्पज बचा तो यहाँ पर बोनस कितना आएगा 5 आ जाएगा। यहाँ पर देखोगे तो टाइम कितना लिया 8, दिया कितना 10, बचाया कितना 2, वेजेस कितनी 2, तो आप देखो 8 16 16 32 ये आएगा 3.2 3.2। यहाँ पर टाइम कितना लिया 6, बचाया 10, बचाया कितना 4 इंटू 2 तो 24 और 48 ये आ गया 4.8। ओके, 4.8 आ जाएगा 4। अब देखो मित्रों आपने देखा कि एक वर्कर दिए गए समय का 50% बचा लेता है। एक वर्कर जैसे मान लो यहाँ पर आपने उसको 10 घंटे दिए और 10 में से उसने 5 घंटे में काम पूरा कर लिया, मतलब आधा बचा लिया, तो उस केस में दोनों का बोनस सेम आएगा। ये प्रश्न एग्जाम में आता है कि कोई वर्कर अगर दिए गए समय के आधे समय में अपना काम कर लेता है या कोई वर्कर दिए गए समय का 50% अगर बचा लेता है तो दोनों प्लान से बोनस क्या होगा, समान होगा। यानी दोनों प्लान से बोनस क्या रहेगा, समान रहेगा। दोनों प्लान से दोनों से प्लान क्या रहेगा, बोनस ओके समान रहेगा, क्योंकि यहाँ पर दिए गए समय के 50% में जो अपना काम बचा लेता है आगे। लेकिन एक वर्कर अगर अपने दिए गए समय से अधिक समय लेता है, 50% से अधिक समय लेता है, 50% से अधिक समय लेता है, तो उस केस में रोहन प्लान का बोनस ज्यादा होगा अकॉर्डिंग टू हाल से प्लान। अगर कोई वर्कर अपने दिए गए समय से 50% से अधिक का समय लेता है, 50% से अधिक का समय लेता है, तो वहां पर रोहन प्लान का बोनस ज्यादा होता है, हाल से प्लान का बोनस कम होता है। लेकिन कोई वर्कर अगर दिए गए समय के 50% से कम समय में काम कर लेता है, जैसे मान लो दोस्तों यहाँ पर 10 घंटे दिए थे, 4 घंटे में काम कर लिया, मतलब 50 घंटे से कम समय में काम कर लिया, तो वहाँ पर दोस्तों क्या होता है, वहाँ पर आप देखोगे समझोगे वहाँ पर हाल से प्लान का बोनस ज़्यादा होता है और रोहन प्लान का बोनस कम होता है। ये प्रश्न बनता है तीनों में, या तो 50%। अच्छा, कोई वर्कर दिए गए समय के 50% में अपना काम पूरा कर लेता है तो हाल से प्लान और रोहन प्लान दोनों का बोनस सेम होता है। कोई वर्कर दिए गए समय के 50% से ज़्यादा समय लेता है तो रोहन प्लान का बोनस ज़्यादा होता है, हाल से प्लान का बोनस कम होता है। और कोई वर्कर 50% से कम समय में काम कर लेता है तो आपका रोहन प्लान का बोनस हाल से प्लान का बोनस ज़्यादा होता है और रोहन प्लान का बोनस कम होता है। बताओ मित्रों ये जानकारी आप लोगों को समझ में आई या नहीं, यस या नो? ये जो जानकारी मैंने बताई और ये 25 प्रश्नों का जो पोस्टमार्टम मैंने किया इस 1 घंटे में, ये आपको अच्छे से समझ में आया या नहीं, यस या नो? यहां तक ये तीनों बात मैंने बताई, तो आपको रोहन प्लान और हाल से प्लान को लेकर तीनों कॉन्सेप्ट समझ आ गया। मैंने आपको रोहन प्लान को लेकर और हाल से प्लान को लेकर जो तीनों कॉन्सेप्ट बता दिया आपको, रोहन प्लान को लेकर और हाल से प्लान को लेकर जो तीनों कॉन्सेप्ट बताया आपको। देखो मैं तो आज से अपन कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग दिन में 2 बार चलेगी, एक अभी होगी एक रात को भी होगी। ओके, तो मैंने रोहन प्लान के कॉन्सेप्ट की बात की और हाल से प्लान के कॉन्सेप्ट की बात की, समझेंगे आप लोगों को आगे। फिर आता दोस्तों आपके मान 20, ये कहता है कि प्रति इकाई स्थायी लागत घटेगी। देखो आप देखो प्रति इकाई स्थायी लागत घटेगी कब घटेगी, उत्पादन की मात्रा बढ़ने पर। आप चाहे देख लो, तो यहाँ पर आप उत्पादन देख दो, यहाँ पर आप कॉस्ट देख दो। अगर मैं कह दूँ 100 इकाइयों का उत्पादन करने पर 1000 रुपये की लागत आती है, 200 इकाइयों का उत्पादन करने पर भी 1000 की लागत आएगी, 300 इकाइयों का उत्पादन करने पर भी लागत 1000 आएगी, 400 इकाइयों का उत्पादन करने पर भी 1000 आएगी। इसका मतलब यहाँ पर कॉस्ट पर यूनिट की बात करोगे, कॉस्ट पर यूनिट की बात करोगे तो इसकी कॉस्ट पर 10 आ जाएगी, इसकी कॉस्ट में 5 रहेगी, इसकी अपन 3.3 आ जाएगी, इसकी आ जाएगी 202.5 आ जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर कॉस्ट पर यूनिट जो है मित्रों कितनी आ जाएगी आपकी
कम होती जाएगी। तो जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ती जाएगी, उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होने पर प्रति इकाई प्रति स्थायी लागतों की मात्रा क्या होती है, घटती है। यानी उत्पादन की मात्रा के बढ़ने पर, क्योंकि उत्पादन की मात्रा और प्रति इकाई स्थायी लागत के बीच में विपरीत संबंध होता है। आगे ओके, तो मतलब मैंने कहा दोस्तों यहाँ तक। तो यहाँ पर दोस्तों उत्पादन की मात्रा, ओके, उत्पादन की मात्रा, ओके। कृष्णा कह रहे मैंने आज तक ऐसी कॉमर्स नहीं मिली। थैंक यू बेटा, थैंक यू। बस मैं तो तुम पढ़ो, कॉमर्स को आपकी रग रग में बसा दूंगा दोस्तों। एक बार आप लोग एक बार मेरी क्लास के सारे वीडियो देख लेना, मैं आपको एक गारंटी कर रहा हूँ, आप इंडिया का कोई भी ओके, इंडिया का कोई भी कॉमर्स का पेपर दे लेना, आपका एक भी पेपर गलत नहीं जाएगा, ये मेरा गारंटी है। आप इंडिया के कोई भी एग्जाम दे लेना कॉमर्स से संबंधित, आपका प्रश्न गलत नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी भी। तो क्योंकि फंडामेंटल्स को खोलकर बताना, एक एक फंडामेंटल को समझना, चाहे वो कॉस्ट अकाउंटिंग हो, चाहे वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो, चाहे वो टैक्सेशन हो, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो, चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो, चाहे वो आपकी बैंकिंग्स हो या आपके चाहे लीगल एक्सपर्ट्स हो, चाहे कुछ भी दोस्तों, एवरीथिंग एवरीथिंग, हर एक चीज़ के फंडामेंटल्स को क्लियर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मैंने कहा कि प्रति इकाई स्थायी लागत की बात है कि प्रति इकाई स्थायी लागत कब घटती है। तो प्रति स्थायी लागत दोस्तों कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में नहीं मैं पढ़ा दूंगा, मैं पढ़ा करो। तो प्रति इकाई स्थायी लागत कब घटती है, जब उत्पादन की मात्रा क्या होती है, बढ़ती है। आगे, ईंटों के निर्माता के लिए प्रति इकाई लागत क्या होगी भाई, ईंटों के निर्माता की बात है, ईंटों के निर्माता। तो ईंट उद्योग में अगर कोई लगा हुआ है, ईंट उद्योग में अगर कोई लगा हुआ है मेरे प्यारे, तो ईंट उद्योग में अगर कोई लगा, तो ईंट, अच्छा, ईंट उद्योग के लिए दोस्तों लागत पद्धति तो होती है यूनिट कॉस्टिंग। ईंट उद्योग के लिए लागत पद्धति कौन सी, यूनिट कॉस्टिंग होती है। और यहाँ पर प्रति 1000 ईंटों के हिसाब से उसका भाव तय किया जाता है। ओके, तो ईंट उद्योग के लिए, ईंट उद्योग की जो लागत पद्धति होती है, ईंट उद्योग की जो लागत पद्धति होती है वो यूनिट कॉस्टिंग होती है। और ईंट के निर्माता के लिए लागत की इकाई होती है प्रति 1000 इकाई, प्रति 1000 इकाई होती है। ओके, ये बात आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता। क्लियर। अगला, तेल मिल उद्योग, तेल मिल उद्योग हेतु प्रयुक्त लागत प्रक्रिया कौन सी है। ओके, तो सब जानते हो तेल मिल की बात करते हैं, तेल मिल की बात करते हैं। तेल मिल के लिए दोस्तों कौन सी लागत लेखांकन विधि काम लेता है, प्रोसेस कॉस्टिंग काम में लेता है। क्योंकि तेल जो होता है वो प्रोसेस के अकॉर्डिंग चलता है, प्रोसेस कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग चलता है। तो ये प्रोसेस कॉस्टिंग की बात आती है, तेल मिल की बात करें। और तेल मिल जो होता है वो प्रोसेस कॉस्टिंग के लिए काम में लिया जाता है। ओके, तो और इसके अंदर इसकी लागत इकाई होती है प्रति लीटर प्रति टन, प्रति लीटर हो सकती है या प्रति टन हो सकती है, प्रति लीटर या प्रति टन हो सकती है। तो जो तेल उद्योग के लिए जो लागत इकाई होती है वो प्रति लीटर या प्रति टन होती है। और तेल उद्योग के लिए प्रक्रिया लागत लेखांकन, प्रक्रिया लागत विधि काम में ली जाती है तेल उद्योग के। तो तेल मिल उद्योग के लिए प्रक्रिया लागत विधि काम में ली जाती है और इसके लिए प्रति लीटर या प्रति टन जो होती है वो काम आती है दोस्तों। ओके, आगे अगला, निम्नलिखित मद को लागत में शामिल नहीं किया जाता। देखो, पैकिंग खर्चे या आपकी डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत शामिल होते हैं, डिविडेंड, संचालकों की फीस या डूबत ऋण। अब यहाँ पर जो डिविडेंड होता है, लाभांश, लाभांश को दोस्तों लागत इकाई का पार्ट नहीं मानते। मैं बता चुका दोस्तों, पेनल्टी हो गया, ट्रांसफर फीस हो गया, इनकम टैक्स हो गया, लॉस बाय फायर हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हो गया, डिस्काउंट हो गया, कैश डिस्काउंट हो गया, प्रोविजंस हो गया वगैरह। ये सारे ये जो होती है ये लागत की मदों में शामिल नहीं होते। संचालकों की फीस ऑफिस एक्सपेंसेस में शामिल होगी, डूबत ऋण सेलिंग एक्सपेंसेस में शामिल होगी, पैकिंग आपके डिस्ट्रीब्यूशन में शामिल होगी। लेकिन लाभांश जो होता है इसको अपन कॉस्टिंग का पार्ट नहीं मानते। लाभांश जो होता है मित्रों ये आपकी लागत का पार्ट नहीं होता, लाभांश को लागत का पार्ट नहीं माना जाता। आगे, इकाई लागत लेखांकन यानी यूनिट कॉस्टिंग निम्न किस उद्योग हेतु काम में ली जाती है। यातायात उद्योग की, देखो यातायात उद्योग की बात करें तो यातायात उद्योग के लिए तो दोस्तों अपन परिचालन लागत लेखांकन काम में लेते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ। यातायात उद्योग के लिए परिचालन लागत लेखांकन पद्धति काम में ली जाती है। चीनी मिल की जब बात आती है, चीनी मिल की जब बात आती है, चीनी उद्योग की जब बात आती है तो चीनी उद्योग के लिए प्रक्रिया लागत लेखांकन पद्धति का यानी प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग काम में ली जाती है। चीनी उद्योग के लिए प्रक्रिया लागत लेखांकन। भवन ठेकेदार द्वारा, ठेकेदारों की जब बात आती है, ठेकेदारों की जब बात आती है तो भवन निर्माण के लिए जो इसके लिए ठेका लागत लेखांकन काम में लिया जाता है, ठेका लागत लेखांकन काम में लिया जाता है, ठेका। और कोयला उद्योग की जब बात आती है, कोयला उद्योग के लिए आपकी यूनिट कॉस्ट इकाई लागत लेखांकन पद्धति काम में ली जाती है। अर्थात इकाई लागत लेखांकन ईंट उद्योग के लिए, कोयला उद्योग के लिए, साबुन उद्योग के लिए इकाई लागत लेखांकन। यूनिट कॉस्टिंग का जो, अच्छा यूनिट कॉस्टिंग जनरली कहाँ कहाँ काम आती है, ईंट उद्योग के लिए, ईंट उद्योग के लिए आपकी यूनिट कॉस्टिंग काम आती है। ईंट उद्योग के साथ साथ दोस्तों आपके कोयला उद्योग जो होता है, कोयला उद्योग जो होता है, कोयला उद्योग के लिए दोस्तों आपकी काम आती है। और कोयला उद्योग के साथ साथ दोस्तों मैं बता दूं मित्रों आप लोगों के साथ, तो ईंट उद्योग हो गया, कोयला उद्योग हो गया, इसके अलावा दोस्तों आप लोगों का साबुन उद्योग हो गया।
इन सब के लिए दोस्तों आपकी इकाई लागत लेखांकन, तो ईंट उद्योग हो गया, कोयला उद्योग हो गया, साबुन उद्योग है, इन सब के लिए दोस्तों आप लोगों की जो है वो इकाई लागत लेखांकन पद्धति काम में ली जाती है। ओके, ईंट उद्योग, कोयला उद्योग या साबुन उद्योग के लिए दोस्तों ये चार आपके काम में आती है। क्लियर? तो बताइए मित्रों, ये 30 प्रश्नों का पोस्टमार्टम अच्छे से समझ में आ गया क्या आज की कक्षा का? तो आज की कक्षा का जो 30 प्रश्न थे दोस्तों, ये 30 प्रश्न आपको अच्छे से समझ आ गए, यस या नो? अभी एक कक्षा शाम को और रखेंगे, मैं जैसे कोई टाइम मिलेगा बता दूंगा, आपको इन्फॉर्म कर दूंगा टेलीग्राम पर, सभी लोगों को टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर दूंगा कि क्लास कब होगी। अच्छा, ये जो क्लास अपलोड होगी ना, ये कॉस्ट अकाउंटिंग टेस्ट सीरीज के नाम से है। आपका एक फोल्डर बना हुआ है कॉस्ट अकाउंटिंग टेस्ट सीरीज के नाम से, तो कॉस्ट अकाउंटिंग टेस्ट सीरीज के नाम से फोल्डर है, वहां पर ये क्लास अपलोड होगी। और दोस्तों डेली आपकी कॉस्टिंग की 2 क्लास होगी 17 तारीख तक, तो आप 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, मतलब 5-8 दिन तक 8x2 लगभग 15 क्लासें होगी, और 15x30 अगर वाला तो लगभग 450 प्रश्न मैं आपके करा दूंगा। और 450 प्रश्न कराने का मतलब कि आपकी कोस्टिंग के सारे फंडामेंटल क्लियर, और आपका कोस्टिंग का एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। ओके, थैंक यू मित्रों, टेक केयर मित्रों, मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए। डॉक्टर मुकेश पुंचल ऑफिशियल ऐप पर आप अपने कोर्स को एंजॉय कीजिए, मस्त होकर पढ़िए। धन्यवाद। जूस पीने का हो गया।